सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जितना भी 2024 में आपका पूछा गया है। तो जिस प्रकार से क्लास 9 में चैप्टर 1 आपका केमिस्ट्री है, तो इसीलिए हम लोग पहले केमिस्ट्री को उठाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रमांक नंबर 1 में हमारे आसपास के पदार्थ कुल जो है 62 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। एलपी में, टेक्नीशियन में, एलपी में टोटल 17 क्वेश्चन, टेक्नीशियन में टोटल 45 क्वेश्चन। तो इस सब का सारा क्वेश्चन को चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। प्रयास यही रहेगा हमारा, मैक्सिमम डेली 2 चैप्टर तो कवर करना ही करना है। अप्रोक्स 100 क्वेश्चन का तो लगभग हम लोग को रोज कवर अप करके चलना है, क्योंकि 20 दिन बचा हुआ है। उस तरह से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करते चल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और एक बार रिवीजन भी कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो भी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी की आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेई में भी आपको पूछा गया है कुछ कुछ टॉपिक्स से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। पहला सवाल, निम्न में किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? जल में नमक, जल में पोटेशियम, जल में चीनी या जल में डिटोल? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल में डिटोल। ये आपका एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 1 में आपका दिया है, क्लास 9 का, ठीक है। व्याख्या, नमक, चीनी और पोटेशियम परमैंगनेट जो है, ये सभी आपका पानी में घुल जाते हैं, लेकिन इनमें कोई विशिष्ट गंध नहीं होता है। और ये कैसा सोल्यूशन बनाते हैं आपका, हिंदी में क्या बोलता है, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, मतलब घुलनशील और अघुलनशील जो होता है आपका, ठीक है। और डिटोल जो है एक एंटीसेप्टिक है, जिसकी एक तीव्र विशिष्ट गंध होती है। जब इसे पानी में घोला जाता है तब भी इसकी गंध बरकरार रहती है, जिसे इसे गंध के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। चलिए, डिटोल में जो है आपका क्लोरोजाइलिनॉल नामक रासायनिक पदार्थ होता है, जो उसके गंध और अनुराधी गंध का कारण है। खैर, एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉलिड CO2 ठोस CO2 दबाव को डैश तक कम करने पर फिर डैश को सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब ड्राई आइस जो है आपका, जिसे हम लोग ठोस CO2 के नाम से जानते हैं, जब उसको 1 atm प्रेशर पे, ठीक है, तक कम करेंगे, एक वायुमंडलीय दाब तक, तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ये सीधा जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? ऑप्शन जैसे दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका 1, एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित होना ये हो जाएगा। सीओ ड्राई आइस जो है एक ऐसा पदार्थ है जो सब्लिमेशन प्रक्रिया का यूज करता है। सीधे सॉलिड से गैस जो हो जाता है उसे हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से सॉलिड को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। और यह परिवर्तन तब होता है जब दबाव लगभग आपका एक वायुमंडलीय तक घटाया जाता है। इस प्रक्रिया में यह द्रव अवस्था से नहीं गुजरता है, डायरेक्ट चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन आपका वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस द्रव अवस्था में बिना गए सीधा गैस में बदल जाता है। और आपका ड्राई आइस का यूज़ कहाँ का किया जाता है? खाद्य संरक्षण में, वैज्ञानिक प्रयोगों में, शीतलन के लिए इसका किया जाता है। एज ए रेफ्रिजरेंट कूलेंट आप बोल सकते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। विसरण क्या है? विसरण वह पदार्थ है, वह प्रक्रिया है आपका जिसमें किसी पदार्थ के कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वतः फैलते हैं। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यह आता है। इस प्रक्रिया को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में विसरण बोलते हैं। और इसमें आपका ऑक्सीजन ट्रेवल कर सकता है टू लोअर कंसंट्रेशन। और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जो है, ये बहुत बड़े अणु होते हैं जो झिल्ली से विसरण द्वारा नहीं गुजर सकते हैं। ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन जो है, इसी विसरण के द्वारा होता है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन इन होता है, मान लीजिए इन कर रहा है, ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो रहा है, तो आपका डिफ्यूजन का ही प्रक्रिया से होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। निम्न में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? तो पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाइएगा, मीन्स
इंक्रीज करिएगा, अगर आप सरफेस एरिया तो बढ़ेगा, तो आप बोलिएगा यस एब्सोल्युटली आपका इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। अगर आपका एयर विंड स्पीड अगर इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी में कमी करेंगे तो बढ़ेगा, यस एकदम बढ़ेगा। बट अगर आप टेम्परेचर में कमी करिएगा तो ये वृद्धि आपका नहीं करेगा, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। व्याख्या। वाष्पीकरण की दर तापमान, सतह क्षेत्र, वायु प्रवाह और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तापमान घटाने पर कणों की गतिज ऊर्जा जो है कम हो जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर घटती है। अधिक सतह क्षेत्र, अधिक वायु प्रवाह और कम आर्द्रता वाष्पीकरण की दर बढ़ाते हैं। चलिए, इतना हम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ई फैक्ट्स वगैरह इतना नहीं बोलेंगे, आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं बहुत का जो है अप्लाई ऑलरेडी चल ही रहा है। तो चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग होता है, यस करते हैं हम लोग। अस्पताल में दिए जाने वाले गैस ऑक्सीजन सिलेंडर संपीड़ित होते हैं, कंप्रेस्ड रहते हैं, यस ये भी करेक्ट है आपका। गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, यस ठीक है। अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर संपीड़ित गैस नहीं होते हैं, यहाँ पे नहीं नहीं होता, तो ये आपका करेक्ट हो जाता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। और वही हमसे सवाल पूछा गया था, ठीक है। ये कथन गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है गैस को उच्च दाब हाई प्रेशर पर संपीड़ित करके भरा जाता है, ताकि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कम स्थान में उपलब्ध रहे। सीएनजी क्या है? ये उच्च दाब पर तरल या ठोस अवस्था के बिना भी रखी जा सकती है, ठीक है। अगला सवाल। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पे क्या होगा? तो इस बढ़ाइएगा जब उसका, अब उसको हीट जब दीजिएगा तो उसकी जो कण का जो काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगा आपका, मीन्स उसका आपका गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। आकार समान रहेगा नहीं, ठोस का प्रभाव पड़ेगा नहीं, एकदम पड़ता है, कणों की गतिज कम नहीं होगी बल्कि वो बढ़ जाती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए। तो आप बोलिएगा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सभी द्रव और गैस के हैं क्या है? दे आर फ्लूइड, ठीक है। मीन्स हिंदी में उसे तरल बोलते हैं। सभी द्रव और गैस आपका फ्लूइड है। द्रव और गैस दोनों ही प्रवाहित होने वाली वस्तुएं हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया सकता है। इस प्रवाहशीलता के कारण इन्हें सामूहिक रूप से तरल पदार्थ फ्लूइड्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। हीटिंग का विचरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तापमान बढ़ने के साथ साथ आपका बढ़ता है, ठीक है। चलिए, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा तेज कहाँ पे होता है? तो आप बोलिएगा सबसे तेज आपका गैस में होगा, और सबसे धीमी जो है ठोस में होगा। गैस में क्यों होगा? क्योंकि इसमें जगह होता है, स्पेस होता है, ठीक है। वही सॉलिड हो गया तो उसमें एकदम पैक 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 रहता है, वही लिक्विड में हल्का हल्का जगह रहता है, ठीक है। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है? द्रव के कण स्थायी होते हैं? नहीं। द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? यस दे हैव स्पेस बिटवीन देम। द्रव के कण निरंतर गतिशील रहते हैं? यस दे, वो लोग रहते हैं, मीन्स काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में रहता है, मीन्स गतिशील रहते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? तो आप बोलिएगा यस, वो स्थिर नहीं रह सकते हैं। और अगर एक प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछ दें तो उनका जो है फिक्स क्या रहता है? वॉल्यूम रहता है या शेप रहता है, बताइए। तो आप बोलिएगा दे हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट शेप, ठीक है। द्रव के तीन प्रमुख रूप हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनमें कणों के बीच आकर्षण बल और रिक्त स्थान अलग अलग होता है। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा विकल्प द्रवों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो द्रवों में बहाव होता है और आकार बदलता है, मीन्स चेंज जैसे चेंज भी करता है और बहाव भी होता है, तो आप बोलिएगा हाँ ये सही है। द्रवों का आयतन निश्चित नहीं होता? नहीं, द्रवों का आयतन निश्चित होता है, बट उनका आकार जो है अनिश्चित होता है, वो निश्चित नहीं होता है। तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो हाँ ये सही है। द्रव पात्र का आकार ले लेता है, हाँ, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में जिस प्रकार में आप पानी डालिएगा उसका आकार वो ढाल लेगा अपने आप, ठीक है। और द्रवों का दाब जो है सभी दिशा में समान रूप से संरक्षित संचारित होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? ये आप बोलिएगा तो पास्कल का ये नियम है। अब पास्कल किसका मात्रक है? तो आप बोलिएगा प्रेशर। प्रेशर मीन्स दाब। दाब बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और आपसे हम पूछ दें थ्रस्ट बराबर क्या होता है? प्रणोद बराबर, तो आप बोलिएगा दाब गुना एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। अगला सवाल। निम्न में कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? उनकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है? हाँ होता है। दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, आप बोल सकते हैं। उनकी एक निश्चित आकृति होती है? हाँ दे हैव शेप।
उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं, ये गलत बात है। वायु बल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखते हैं? नहीं, नहीं। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो टूट जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या बोला है, कौन से अगर ठोस पदार्थ को गुनगुन उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्यों? क्योंकि अगर आप जब तक उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दीजिएगा तब तक वो बदलेगा नहीं आपका। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी गलत है। क्योंकि ठोस पदार्थ का जो है आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी, और इनके कण जो है बहुत पास पास होते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और ठोस पदार्थों का आकार बदलना कठिन हो जाता है। इसलिए इसीलिए गलत है, क्योंकि आकार बदलना कठिन नहीं है, कठिन है। और इसको आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। अगला सवाल, निम्न में किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो सॉलिड से आपका लिक्विड में चेंज कब होगा? तो इसे हम लोग बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, विखंडन, या मेल्टिंग बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन या गलन मीन्स मेल्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वह अपने स्थायी स्थान से निकलकर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगला अन्य फैक्ट्स, उत्पादन सब्लिमेशन में ठोस जो है सीधे गैस में आपका बदल जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन बोल। ठीक है, और सॉलिडिफिकेशन में आपका द्रव जो लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स द्रव ठोस बनता है। डिपोजिशन में आपका गैस जो है सीधे ही आपका ठोस बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्न में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? ठीक है, पानी का उबलना, लोहे की कील का टूटना, अगरबत्ती का जलना, या पोटेशियम पर मैग्नेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। तो आप बोलिएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे व्याख्या, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल जब हम लोग पानी में डाले जाते हैं तो इसके कण जो है पानी के अणु के बीच के रिक्त स्थान में, मतलब जो उसका स्पेस है वहाँ पे ये जाके प्रवेश करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये कण जो है पूरे जल में आपका जाके फैल जाएगा और जल का रंग भी आपका समान हो जाएगा। ठीक है, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप खाली इसी का क्या एग्जाम्पल लीजिएगा, मान लीजिए आप मधु डाल रहे हैं या दूध डाल रहे हैं पानी में, तो देखिएगा कलर हल्का सा भी डाल रहे हैं तब देखिएगा कि उसमें जाके फेड हो जाता है, मिलने लगता है। और एक इसका उदाहरण है, तो इस घटना को डिफ्यूजन का एक उदाहरण के नाम से ये जाना जाएगा। चाहे पदार्थ, सभी पदार्थों में चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कणों के बीच कुछ ना कुछ स्पेस तो होता ही होता है, जगह होता है, खाली जगह। अगला सवाल, पदार्थ के कण किसके कारण गतिमान रहते हैं? तो आप बोलिएगा गति ऊर्जा के कारण वो गतिमान रहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। सबसे अगर ज़्यादा बोल दे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा किसमें है, तो बोलिएगा गैस, देन लिक्विड, देन आपका सॉलिड। ठीक है, अब निम्न में कौन सा कथन गलत है? द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, द्रव के कणों के बीच कार्यरत बलों ने एक साथ बांधे रखता है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, द्रव के कणों के बीच बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है। ठीक है, ये बांधे रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक एनर्जी काम करता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी काम करता है। ठीक है, और आकर्षण बल अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। हाँ, ये चीज़ भी है, गाढ़ा पे गाढ़ा जैसा, पतला पे पतला जैसा। तो आप ऑप्शन नंबर सी आप इसको मार सकते हैं एलिमिनेशन से। अब द्रव के कण निरंतर गति से रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये गतिज ऊर्जा। आगे चलते हैं, निम्न में कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है? यदि हम तापमान कम करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? नहीं, वो आपका गिरेगा। तापमान में परिवर्तन का कणों की गतिज ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा भी आपकी बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, एक ही चीज़ से बार बार सवाल आया। निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है? निक्षेपण, निक्षेपण को क्या बोलता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन मीन्स क्या हो गया आपका, गैस से सीधा ठोस बनेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए
चलिए यहाँ हम सॉलिड रखते हैं, यहाँ हम लिक्विड सॉरी सॉलिड रख लिए। चलिए हम यहाँ लिक्विड रख लिए, यहाँ हम गैस रख लिए। सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो उसे हम SLF फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से जब गैस होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। और गैस से जब इसको होता है क्या बोलते हैं, और इसको इससे ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं, ठीक है। और गैस से सॉलिड जाएगा तो क्या बोलेंगे, तो गैस से सॉलिड अभी हम लोग देखेंगे उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। और सॉलिड से जो गैस बनता है उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और गैस से जब लिक्विड जाएगा तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और गैस से आपका लिक्विड की ओर जब मतलब सॉरी गैस से लिक्विड हो गया कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन से कब गैस की हो जाएगा तो उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये फिर। अगला सवाल, जब डैश दाब पर हो तो CO2 को सीधे हम लोग गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दाब हो तो 1 atm प्रेशर पे आपका CO2 जो है सीधे सॉलिड से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अगला सवाल, द्रव जो है अवस्था में बदले बिना गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं। अभी देखें, विक्षेपण हो जाएगा, डिपोजिशन। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दाब लगाने और दाब घटाने से गैस द्रवीकृत हो जाता है, यस। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को आपका कम करेंगे तो आपका लिक्विफाई कर देगा गैस को, और ठोस CO2 को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। तो आप बोलिएगा कथन A और B दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग जब तक उच्च प्रेशर पे नहीं रखेंगे तो सीधे गैस अवस्था में ना बदल जाए, इसीलिए हम लोग इसको उच्च प्रेशर में रखते हैं। जिस प्रकार से अन्य तरल गैस जैसे LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी उच्च दाब पर ही संग्रहित की जाती है ताकि वे गैस के रूप में फैल ना सके। मीन्स उसको दाब दाब के हम लोग वो ले आते हैं ना, नहीं तो गैस तो आप करने जाइएगा एक सिलेंडर में भरते कितना बड़ा हो जाएगा, एक रूम से भी ज़्यादा स्पेस ले लेगा, ये समझिए पूरा उड़ जाएगा। तो उसको हम लोग दाब कर उच्च प्रेशर पे करते तभी ना कि उसको रहता है वो, वही चीज़ है। वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा और द्रव दोनों में, केवल प्लाज्मा या ठोस, केवल ठोस। तो आप बोलिए केवल द्रव में ही होता है। इवेपोरेशन जो है एक आपका सतही परिघटना है जिसमें द्रव अपनी सतह से धीरे धीरे गैसीय अवस्था वाष्प में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया जो है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी तापमान पर हो सकती है, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण ही हमें ठंडक महसूस होती है। बोलिए कब, जब हम लोग नेल पॉलिश जो रिमूवर का डालेंगे पाम में तब होगा। ये आपका NCERT का एग्जांपल है। फिर जो हम लोग मटका में जो पानी डालते हैं वो बाहर का हीट को मतलब ट्रैप करके, मतलब जो हवा आता जाता है उससे उसको कूल करके करता है। चाहे जो हम लोग को गर्मी का दिन में पसीना आता है, ठीक है, तो शरीर हमारा उसको इवेपोरेट करके हमारा शरीर को ठंडा करता है। तो ये सारा आपका इवेपोरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला सवाल, पदार्थ की निम्न में कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है। तो आप बोलिएगा ठोस अवस्था सबसे ज़्यादा संपीड़ित है। ओए ओए ओए, सॉरी 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 सॉरी, मतलब कहना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा हम किसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसको संपीड़ित, संपीड़ित सबसे ज़्यादा क्या होगा, ठोस तो ऑलरेडी है वो थोड़ी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, गैस अवस्था। इसके अंदर जो है हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है जिस कारण ये बहुत अधिक संपीड़ित हो गए, इन्हें लिक्विड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और ठोस और द्रव जो है एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसीलिए वो लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें और कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। पदार्थ की किस अवस्था में कण की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर C, गैस, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं में गैसीय अवस्था के कण सबसे अधिक अनियमित और तेज गति करते हैं क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल जो है आपका न्यूनतम होता है, इसलिए गैसीय कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अन्य फैक्ट्स, ठोसों में
कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन डालें तो क्या होगा? इस हथेली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हथेली गर्म नहीं करेगा, हथेली में खुजली नहीं होगा, ठंडक लगेगी। ये किस कारण होता है? तो आप बोलिएगा इवोपोरेशन, वाष्पीकरण के कारण ये आपका होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस परिघटना का उपयोग गैसों को द्रवित करने के लिए किया जाता है? तो प्रेशर को आप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को घटाइएगा, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल, दाब में परिवर्तन करने पर निम्न में किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? अगर हम परिवर्तन करें तो भी आपका बहुत अगर चेंजेस जो होगा सॉलिड में सबसे कम देखने को हमारा मिलेगा। ठीक है। व्याख्या, ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के बहुत करीब और निश्चित स्थिति में होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल जो है अधिकतम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बोल दे तो सबसे ज़्यादा सॉलिड, देन लिक्विड, देन आपका गैस हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा द्रव का एक गुण है? द्रव का आकार निश्चित होता है, नहीं। ठोसों की अपक्षय द्रव मिश्रण की दर अधिक होती है, हाँ ये सही है। द्रव कठोर होते हैं, नहीं। द्रवों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, नहीं। ठीक है, निश्चित आयतन होता है। द्रव के कणों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होते हैं। ठीक है। वे कण बहुत छोटे होते, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हुए निरंतर गतिशील होते हैं। इनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है। इंटर पार्टिसिपेशल स्पेस, पार्टिकल स्पेस या इंट्रामोलिकुलर स्पेस आपका सबसे ज़्यादा होगा लिक्विड, सॉरी गैस, देन लिक्विड एंड देन आपका सॉलिड में आपका होता है। ठोसों की अपेक्षा में द्रवों में विचरण की दर अधिक होती है क्योंकि उनके पास जो है स्पेस थोड़ा इनसे ज़्यादा होता है, इसलिए। ठीक है। द्रव के कण, द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते किंतु कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है। कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, अधिक रिक्त स्थान नहीं होता है, नहीं। के बीच स्थान नहीं होता, नहीं होता है। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगला सवाल, किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में संचारित होता है? किस दिशा में संचारित होगा? आप बोलिएगा सभी दिशा में बिना समान घटे। मान लीजिए आप पानी डाल रहे हैं एक ग्लास से निकाल के एक कटोरी में, तो आप जब डालिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि एक कोना में ज़्यादा जाएगा, एक कोना में कम जाएगा। वो जिस प्रकार से है उस प्रकार से बराबर सब चारों जगह वो डिवाइड हो जाएगा। अब बोल रहा बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक होता है आपका 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात वह तापमान जिस पर बर्फ ठोस अवस्था से द्रव में बदलती है। केल्विन पैमाने पर तापमान में परिवर्तन का संबंध होता है। मतलब बता रहा है केल्विन में आप 273 के बाद जितना जोड़िएगा वो आपका उतना केल्विन हो जाएगा। 273.15 केल्विन आपका बर्फ का मानक गलनांक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते तो आपका 373.15 केल्विन हो जाएगा। अगला सवाल, किसी गैस को डैश द्वारा द्रवित किया जा सकता है? तो उच्च दाब और निम्न ताप के द्वारा हम लोग द्रवित कर देंगे। अगला सवाल, यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर आपका बढ़ जाएगा। यदि हम लोग उसका सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो भी घटेगा। निम्न में कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है, ठोस में नगण्य संपीड़ितता होती है, ठोस का आयतन स्थिर होता है, ठोस एक निश्चित आकृति होती है, कंप्रेसिबिलिटी रेट नेग्लिजिबल होता है। सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे कथन गलत है। गर्म करने पर विश्रण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होता है? तो वो बढ़ जाएगा, विश्रण तेज हो जाता है।
निम्न में कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो आप वो बोलिएगा वे आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये जो है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में नहीं है, क्योंकि उनके पास स्पेस होता ही होता है, वो अट्रैक्ट करते ही करते हैं, और वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, वो बड़े नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा कारण वाष्पीकरण की दर को बढ़ाएगा? ये तो बढ़ाता है, ये बढ़ाता है, ये बढ़ाता है, ये अगर कर देंगे तो ये घटाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल पे। निम्न में कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं? ड्यू टू ऑफ वाष्पीकरण। ठीक है, मीन्स गर्मियों में पसीना आता है, सूती कपड़े हम लोग इसीलिए पहनते हैं ताकि वो उसको अवशोषित कर सकें। ठीक है, और सतह पर लाते हैं, जैसे पसीना वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है, तो वाष्पीकरण में शीतलन होता है, जिससे शरीर को ठंडक महसूस होती है। और संगलन क्या होता है? ठोस से द्रव, वही फ्यूजन बोल रहा है। और गैस से द्रव इस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव क्यों करते, ताकि वो जल्दी ठंड हो जाए? मीन्स चलिए अब इसको देखते हैं, ऑप्शन से समझते हैं। मान लीजिए आप छत्ता में, इमेजिन करिए खुद को, आप छत गए हैं, आपको गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी किया है, आप पानी इसमें क्यों गिराते हैं? ताकि आपका जो वहाँ का जो हीट है, जो छुपा हुआ हीट है, मतलब जमीन के भीतर का जो हीट है, लेटेंट हीट जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग उसे गुप्त उष्मा बोलते हैं, जो पानी डाले वो उसको अवशोषित करेगा, जिससे आपका जो कूल जो है आपका छत्ता को ठंडा कर देगा। तो पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त उष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त उष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता नहीं करती है। कि कम गुप्त उष्मा, ये भी हटाइए, कम नहीं, ठीक है, पानी की वाष्पीकरण की अधिक गुप्त उष्मा ठंडी सतह को तप्त करने में ये करती है। तो कम ना अधिक, सीधा सीधी हम जानते हैं कि आपका जो है पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त उष्मा जो है आपकी सतह को ठंडा करने में, ठंडी सतह को यहाँ बोल रहा तप्त करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। वही हम बोले थोड़ा फंस रहे हैं। तो ये जो है आपका जो लेटेंट हीट जो रहता है उसका, आपका उसको सतह को ठंड करने में सहायता करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। अगला सवाल। प्रयोगशाला में एक छात्र ने केल्विन इकाई पैमाने में पानी का तापमान इतना देखा, तो सेल्सियस में कितना है? तो 298 माइनस 273 कर दीजिए, तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन, जिसे हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अगला सवाल। समान वायुमंडलीय दाब पर किस ताप पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 100 डिग्री इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें आपका पानी जो है आपका गैस में, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और कितने पे होगा? 1 एटीएम प्रेशर पर पानी का कितना, इतना हो जाता है, जिससे वह द्रव अवस्था बाहर निकल कर गैस अवस्था में बदल जाता है। गर्मियों में मौसम, हाँ चलिए, गर्मियों के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सूती वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में नहीं छोड़ पाता है। सूती पानी का खराब अवशोषक नहीं है, बढ़िया है। ठीक है, सूती पसीने को अवशोषित नहीं कर सकता, गलत बात। सूती पानी का एक उत्तम अवशोषक है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा विकल्प दिए गए कथनों के लिए सही स्पष्टीकरण जो है आपका प्रदान करता है? ठीक है, गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, दिया गया कथन गलत है। पसीने आने से रक्त संचार बढ़ता है, शरीर को ठंडा करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा है के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करें, तो ऑप्शन डी आपका सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला सवाल। निम्न में कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था फेज चेंज नहीं है? तो हम लोग जानते हैं संघनन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, वाष्पन होता है, बट उत्सर्जन नहीं होता है। मीन्स एक्सक्रिएशन इज नॉट अ फेज चेंज इन आपका पदार्थ का अवस्था में। ठीक है, इट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे हम लोग जो खाते हैं उसको निकालते हैं।
ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के से संबंधित है, किसी के जीव में भी आपका ये आ जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल खाता है? गैस से द्रव मतलब गैस से लिक्विड, ऊर्ध्वपातन हिंदी है, ठीक है। गैस से द्रव बन रहा है मीन्स कंडेंसेशन हो रहा है। ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। द्रव से गैस वाष्पीकरण वेपराइजेशन मतलब इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। गैस से ठोस निक्षेपण, वाष्पीकरण इवेपोरेशन होगा। रुकिए, हम आपको ये हिंदी में दिया है तो हमको हिंदी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं। हम इसको इंग्लिश में याद किया क्योंकि इंग्लिश में इजी होता है। गैस से लिक्विड जो बनेगा उसको हम लोग डिपोजिशन नहीं बोलते हैं यार, रुको अभी हम लिखे थे। सॉलिड से लिक्विड होगा तो उसको हम लोग मेल्टिंग या फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड से गैस होगा तो उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। वही गैस से लिक्विड होगा तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए दूसरा स्टेटमेंट। फिर सॉलिड से लिक्विड हो गया और लिक्विड से आपका सॉलिड होगा तो उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। बचा क्या है? आप सॉलिड से गैस जब होगा तो सब्लिमेशन उसको बोलते हैं, और जब आपका गैस से सॉलिड होगा तो उसको हम लोग डिपोजिशन आपका बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस के बीच स्पेस कम होता है बट गैस के बीच ज़्यादा होता है, वो जल्दी फैलेगा, ठोस कम इधर उधर होगा। ठोस कण गैस की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते हैं, गलत बात। ठोस कण गैस की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं, ये सही है। ठोस कण में गैस की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठोस कण गैस की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं? यह अधिक असंपीड़ित होती है, ये होता है, इसका आकार निश्चित होता है, गलत बात। विसरण की दर बहुत ज़्यादा होता है, इसके कण बहुत शिथिल रूप से भरे होते हैं, तो बी आपका गलत हो जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा पदार्थ के कणों की गति जो है आपकी बढ़ती है। अगला सवाल, गैस से द्रव और ठोस से और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो गैस से द्रव बोल रहा है कंडेंसेशन, जिसे हिंदी में संघनन बोला जाता है, और लिक्विड से ठोस को उसको ठोसकरण ही बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग हुआ, ठीक है, जो हम बताएं उधर। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है? आसपास की हवा की आर्द्रता नहीं करता है बोला, तो ये तो करता है, द्रव का तापमान भी करेगा, द्रवकरण तो द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल करेगा, बट आपका रंग से कोई रिलेशन इसका नहीं है। टेम्परेचर करता है, ह्यूमिडिटी करता है, और सरफेस एरिया करता है, बट कलर से आपका इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल से एक साथ बंधे होते हैं? तो लोहे की छड़ी, कलम की स्याही, इत्र, पानी। तो सबसे मजबूत सॉलिड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है? अब बोलिएगा हिमांक। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? यह दृढ़ होते हैं? नहीं, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, तो ये सही है। ये अत्यधिक होते हैं? नहीं, ये भी गैस का तुलना में तो नहीं होता उसका, इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। होता है क्या? तो आयतन निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक से कम एट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बोलिएगा उसे हम लोग वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इवेपोरेशन इज ए बल्क फिनोमिना है जो द्रव के पूरे आयतन में होती है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे किसी भी तापमान पर हो सकता है इवेपोरेशन। अगला सवाल,
ठोस पदार्थों के लिए कौन सा कथन सही है? ठोस का केवल निश्चित आकार होता है, आयतन नहीं। गलत बात। दोनों निश्चित होता है, ठीक है, स्पष्ट नहीं होता, नहीं, गलत बात। ठोसों का आकार एक निश्चित आकार, स्पष्ट या निश्चित आयतन होता है, तो ये सही है। ठोस का केवल निश्चित आकार होता है किंतु स्पष्ट सीमा नहीं, गलत बात। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग उसका गलनांक, अरे यार क्या बोलता है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, सॉरी। हाँ, निम्न में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस, तो उसे सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सीएनजी और एलपीजी का कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड कंप्रेस, न्यूट्रल नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, सीएनजी का फुल रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल, कौन सा युग्म पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है? तो आप बोलिएगा चीनी और स्पंज। स्पंज में क्या आता है? एक आपका फ्लोमाइस भी आता है, पूछा है क्वेश्चन, ले लो। ठीक है, ये तो आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म दिया है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, हाँ सही है। पृष्ठ क्षेत्रफल को प्रभाव पड़ता है भाई, वाष्पीकरण घटता है, वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, कमी कारण साथ वाष्पीकरण भी कमी होगा। चलिए, तो हम लोग चैप्टर 1 आज ख़त्म कर लिए हैं। चैप्टर 1 को इतना में ही रखते हैं, देखते हैं कि मतलब क्या होता है, नहीं होता है, रिस्पॉन्स क्या मिलता है हमको। आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा फिर आगे इसको कवर अप किया जाएगा। ठीक है, अगर सेशन अगर आप लोग को समझ में आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे आप लोग को प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कंटेंट आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, तो शेयर करिएगा अपने दोस्त यार को जो भी रेलवे, एलपी, टेक, जेई और ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जितने भी रेलवे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, जितना भी क्वेश्चन हम कराएं चैप्टर वाइज। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर। ठीक है।